डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स क्लासेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन परीक्षाओं में ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, यानी कोई इसका अंत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 से होते हुए अनंत तक जाए, तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जो स्वयं में पूर्ण होती हैं, पूरा होती हैं। ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यानी शून्य से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होगी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होगी। उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रल से नहीं, पूर्णांक जिसको कहते हैं। ऋणात्मक, शून्य एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक हो चाहे शून्य हो एवं धनात्मक, यानी तीनों संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना है संख्या रेखा पर, 0 की दाहिनी तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6 और 0 के बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक चिन्ह संख्याएं, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक। तो 0 भी एक पूर्णांक होता है जो शून्य पूर्णांक है, और 0 के बाद दाहिनी तरफ आने वाली संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं, और 0 के बाईं तरफ आने वाली संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको हम संख्या रेखा पे भी इसको दर्शा सकते हैं। आता है संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कि +5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसी तरह से हम अगर देखें तो +5 0 के बाद 1 2 3 4 5, ये दाहिने तरफ 5 है, तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसको हम दर्शा सकते हैं लाइन से। अगर -5 दर्शाना होगा तो 0 के बाएं तरफ से स्टार्टिंग करेंगे, हम इधर से लिखेंगे, बाएं तरफ से लिखेंगे 0 से -1 से 5 तक। अब अगला आता है परिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q का मान 0 न हो, जहां P एवं Q क्या है, पूर्णांक हैं। यानी कोई भी संख्या जिसको अगर हम P/Q के रूप में लिख दें वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान, हर का मान 0 हो गया तो पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं मानी जाएंगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे रेशनल नंबर बराबर 0 1 5/-3 -3/-2 2/5 -4 √16 √25 0.3 1.2 पर बार। यानी ऐसी इतनी जो भी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं, सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सब 0 को भी हम 1 करके लिख सकते हैं। जो पूर्णांक होता है जिसके नीचे हर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 बना सकते हैं। जैसे 0 है तो 0/1, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सके। 1 है तो इसको भी 1/1 आप लिख सकते हैं। यानी कोई भी पूर्ण संख्या है इसको आप हर बना के इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे √16 यानी 16 करणी में 16 है, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो मान होगा वो 16 जब टूट जाएगा तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, +- 4 हो जाएगा। 25 भी है
25 का क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5, यानी ये संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे है 0.3, इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिख सकें तो लिख देंगे, आप इसको लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है तो 10 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3/10। 0.3 को आप लिख सकते हैं 3/10, यह भी परिमेय संख्या है। इसको भी आप लिख सकते हैं 1.2 पे बार क्या हो जाएगा आपका 1.2 हो जाएगा। उसके बाद 1 में दशमलव है तो क्या हो जाएगा आपका 1.9 हो जाएगा। अब इसको आप लिखें यहाँ से, ये दशमलव है इसको आप प्लस लगा दें, यहाँ से इसे कर लें। एक है इसको पूर्णांक बना लिए, दशमलव जहाँ है उसको प्लस कर दें। 2 पे बार है, जिस संख्या पे बार होता है उसके बटे 9 हो जाएगा। एक अंक पे बार है तो 1/9, अगर 2 संख्या है उस पर बार होगा तो 2/9। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/9, 1 सही 2/9 लिख सकते हैं, या 9 करने 9 2 11/9। तो 11/9 यानी 1.2 पे बार को हम लिख सकते हैं 11/9, यह भी परिमेय संख्या हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, वो सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं मानी जाएंगी। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या का ठीक उल्टा है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में ना लिखा जा सके, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। जैसे पाई है, पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या में आता है, लेकिन 22/7 इसका जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या में है। √2 इसके पहले बताए थे परिमेय में, √16 था 16, तो 16 का वर्गमूल वहाँ निकल गया था, तो 16 पूर्णांक में हो गया था। 16 का पूर्णांक जो 4 था पूर्णांक में हो गया था, उसको परिमेय संख्या आप बना लिए। लेकिन √2 यह टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्णांक में, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। √8 इसका भी, यह भी नहीं टूटेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। √5 इसको अभी आप वर्गमूल के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से 0.011111 यानी कुछ संख्या इसमें है जो कई बार वो अपना रूप बदल रही है। यहाँ एक बार आया है, उसके बाद एक यहाँ 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे वो बढ़ रहा है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय में आती हैं, इसको आप p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। अगला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी इसमें वास्तविक संख्या में सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को रखा गया है। यानी जितने भी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं होंगी उनके समूह को बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। जैसे -3, 0, 1/5, 1, -3, √3, √4, पाई, -2/3, -4/-5, √7। यानी इसमें यहाँ से कुछ संख्याएं परिमेय हैं, इसमें यहाँ देखें 3 है, पाई है, √7 एक यहाँ पर अपरिमेय है। तो कुछ परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होंगे उनको हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्याएं बराबर होते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्या बनाती हैं। यहाँ देखें इसमें मटका बना है, वास्तविक संख्याएं लिखा है, इसमें परिमेय भी है अपरिमेय, तो वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं या कट जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या है, अगर 2 से वो विभाजित हो रहे हैं, 2 से भाग देने पे वो संख्याएं कट जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं, तो वो संख्याएं सम संख्या हो जाएंगी, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी। लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट अनंत। यानी जो भी संख्याएं होंगी 2 से कटने वाली, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सम संख्या हो जाएगी। इनमें अंतर 2 का अंतर होता है, जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आया। यानी ऐसे संख्याओं में 2 का
अंतराल रहता है, लेकिन वो संख्याएं 2 से पूर्णतः कटने वाली होती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसी का ठीक उल्टा विषम है, जिसको ओड नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या 2 से ना कटे, विषम संख्याएं। सम का ठीक विपरीत विषम है। सम 2 से कटने वाली संख्याएं थी, यानी जो भी संख्याएं 2 से कट गई वो सम है, और जो संख्याएं 2 से ना कटें, भाग देने पे विभाजित ना हो, वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे एक से स्टार्टिंग है, क्योंकि एक ही सबसे छोटी विषम संख्या। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या एक है। एक के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डाट डाट अनंत। इसमें भी विषम संख्याओं में भी 2 2 का अंतराल होता है। एक के बाद 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 2 का अंतराल। लेकिन ऐसे संख्याएं 2 से कटने वाली नहीं है। कोई भी संख्या इनमें 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद अगली संख्या जो है भाज्य संख्या है, जिसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने व एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसी भाज्य संख्या। यानी हर कोई संख्या अपने स्वयं और एक से विभाजित हो जाती है, लेकिन स्वयं और अपने और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कोई भी संख्या है, अगर वो किसी भी अंक से कट जाए, यानी अपने और एक को, क्योंकि हर संख्या स्वयं और एक से सब कट जाएंगी, लेकिन इसको छोड़कर किसी भी संख्या से अगर कट जा रहा है तो वो संख्याएं भाज्य कहलाएंगी। जैसे 4 है, क्योंकि एक को लिखे नहीं, क्योंकि एक विषम भी है, एक स्वयं भी कट जाएगा। 2 सम और अभाज्य संख्याएं हैं, और 3 भी आपका विषम संख्या है। लेकिन भाज्य क्या है? 4 है, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा। 6 है, 6 भी 2 से कट जाएगा। 8 2 से कट जाएगा। 9 3 से कटेगा। 10 कट जाएगा 2 से। 12 कट जाएगा 6 से भी, 2 से भी, 12 से भी। फिर 14 है, 15 16 18 20 21, 21 भी 3 से कट जाएगा। 22 तो 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 24, 12 दूनी 24, 6 दो 24, 24 24 25। यानी ऐसी कोई भी संख्याएं जो अपने और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाएं, वो सब क्या हो जाएंगी? भाज्य होंगी। किसी भी संख्या से कट सकती हैं। अभाज्य का ठीक उल्टा अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जो अपने और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, और भाज्य में अपने और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, लेकिन अभाज्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य। यानी हर कोई संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी संख्या लिखना है जो किसी भी संख्या से ना कटे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे 2 तो स्वयं से कट जाएगा, लेकिन और किसी से नहीं कटेगा। 3 है, 3 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 डाट डाट है। यानी ऐसी जो भी संख्याएं हम लिखे हैं, इनमें कोई संख्या अपने और एक को छोड़कर किसी से भी नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्याएं जो अपने और एक को छोड़कर किसी से भी ना कटें, वो सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। उसके बाद अगली संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं, जिसको कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। संख्याओं के ऐसे जोड़े, यानी ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं, ये हमेशा जोड़ी में रहते हैं पेयर के साथ। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त, यानी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसको कॉमन कहते हैं। यानी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या ऐसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में, संख्याओं का वह समूह जिसका मैस है, यानी महत्तम समावर्ती एक हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं। यानी संख्याएं जो जो दो संख्याएं जो जोड़े के रूप में हो, जिनका मैस है हमेशा एक आए, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3 और 5 है, ये जोड़े में है। अगर हम 3 और 5 का मैस निकालें तो एक ही आएगा। और 4 7 ये भी जोड़ा में है, इसको अगर हम मैस निकालें महत्तम समावर्ती, तो एक ही आएगा। 16 25 है, इसका भी एक आएगा। 17 32 है, तो इसका भी एक आएगा। इसको आप निकाल भी सकेंगे, तो इसका मैस है एक ही आएगा, एक के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसका मैस है एक हो, उसको महत्तम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये हमेशा जोड़े के रूप में ही रहेंगे।
यहाँ आप देखें, सहअभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम दो संख्याएं होना अति आवश्यक, दो संख्याओं का होना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ दिखा गया 3 5 है, जोड़ी के रूप में है, यहाँ दो संख्याएं हैं। समूह की संख्याएं भाज्य अभाज्य दोनों तरह की हो सकती हैं, यानी ये जो समूह है जोड़ा है, इसमें दोनों तरह की संख्याएं हो सकती हैं। एक सम भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन इसका मान हमेशा, इसका में से हमेशा एक ही आएगा। तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या है क्रमागत संख्याएं, जिसको कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती हैं, क्रमागत संख्याएं, यानी एक के बाद एक क्रम से आए, उन्हें क्रमागत संख्याएं। जैसे क्रमागत संख्याओं में क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत ऋण संख्याएं, क्रमागत धन संख्याएं, भाज्य अभाज्य सब आ सकती हैं। क्रमागत माने क्रम से आने वाली, एक के बाद एक आने वाली क्रम से। जैसे 2 है, 2 के बाद 4, क्योंकि सम संख्याएं हैं, तो 2 के बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12, यानी क्रम से आ रही हैं, ये सम संख्याएं। क्रमागत विषम, विषम में आप जानते हैं 2 से न कटने वाली, 1 3 5 7, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 9 11, यानी क्रम से ये आने वाली विषम संख्याएं हो गई। क्रमागत ऋण संख्याएं, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन वो किसके साथ आएंगे, ऋण के साथ, यह भी क्रमागत ऋण संख्या है। क्रमागत धन संख्याएं, धनात्मक संख्याएं इसमें ली जाती हैं जो क्रम के रूप में रहे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6, यानी ऐसी संख्याएं जो एक के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आए, वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इसमें सम विषम भाज्य भाज्य ऋण धन सभी संख्याएं आ सकती हैं। कुछ स्मरणीय बिंदु दिया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लें, समझ लें। पहला है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, यानी सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं। जैसे पूर्ण में आपको बताया गया था 0 से स्टार्टिंग होने वाले अनंत तक सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे अब हम पूर्ण संख्या में 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ये सब पूर्ण संख्या, इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि सबकी बटे आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्या, इन्हीं सभी परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं बना पाएंगे। इसके बाद अगर हम 3/7 कर लें, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन इसको हम पूर्ण करें तो ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि 7 में 3 हिस्सा है, इसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा इसका मान दशमलव में आएगा ही। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य, एक संख्या जो एक है वह न तो भाज्य है न ही अभाज्य। एक क्या है, एक केवल विषम संख्या है, एक को सिर्फ विषम संख्या माना गया है, वह भी एक को सबसे छोटी विषम संख्या। दो सबसे छोटी सम एवं अभाज्य संख्या है, यानी जो दो है, दो यह सम भी है और अभाज्य संख्या है। अगर पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी 2 सबसे छोटी सम एवं अभाज्य संख्या है। 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक, कभी आप 0 को +0 और -0 नहीं देखें। 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, 0 सिर्फ शून्य पूर्णांक में आता है। 0 एक सम संख्या है, 0 को सम संख्या की श्रेणी में रखा गया है। अगर किसी संख्या की आप बाद 0 लगा दें, कोई संख्या आप ले लिए उसके बाद 0 लगा दें, चाहे जो संख्या ले लिए, 1 के बाद 0, 5 के बाद 0, 3 के बाद 0, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, सम आ जाएगी। तो 0 एक सम संख्या होती है। छठा है सभी अभाज्य संख्याएं, यानी 2 को छोड़कर, यानी क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, यानी जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 को छोड़कर वो सब विषम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 3 ले लें, उसके बाद सबसे क्या बोला गया, सभी अभाज्य संख्याएं, 3 आपका अभाज्य हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यानी ये सब अभाज्य संख्याएं हैं जो क्या है, विषम संख्या में होती हैं, यानी 2 को छोड़कर ये सभी अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम संख्या होती है, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको छोड़कर। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, शून्य को सबसे छोटी
पूर्ण संख्या माना गया है और शून्य से ही इसकी शुरुआत भी होती है। एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है, यानी सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसको आप ध्यान से देख लें। बीजीय पद क्रमागत संख्या ज्ञात करने में x को पहली क्रमागत संख्या मानते हैं, यानी कोई भी बीजीय पद निकालना है अगर क्रमागत संख्या, तो x को पहली संख्या, उसके बाद आप जोड़ते चले जाएंगे। आप 1 2 3 4 क्रमागत होने वाली, सम में 2 4 6 8 जोड़ सकते हैं सम विषम के लिए। 11 नंबर का मध्यमान बीज की संख्या, अगर बीज की संख्या 3 संख्याओं में या 4 संख्याओं में बीज की संख्या निकालना है तो उसका फार्मूला है क्रमागत संख्या का योगफल बटे क्रमागत अंकों की संख्या। कोई भी संख्या है अगर उसके बीच की संख्या निकालना है तो उसके लिए क्रमागत संख्या का योगफल बटे क्रमागत अंकों का योगफल, जितने संख्या होगा इसको जोड़ लेंगे, जितनी संख्या होगा उससे हम भाग दे देंगे। जब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी बीज की संख्या ज्ञात करने में, यानी दो संख्याओं का गुणनफल अगर दे दिया हो तो उससे हम छोटी संख्या, बड़ी संख्या और बीज की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए बीज की संख्या का फार्मूला है अंडर रूट गुणनफल प्लस 1, छोटी संख्या अंडर रूट गुणनफल प्लस 1। उसके बाद प्राप्त संख्या जो होगी उसमें से हम 1 घटा लेंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर बड़ी संख्या के लिए वही ट्रिक, गुणनफल प्लस 1। उसके बाद जो भी प्राप्त संख्या होगी उसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक सवाल दिया गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 39 67 है तो बड़ी संख्या, छोटी और बीच की संख्या निकालें। तो देखिए अभी बताया गया था ट्रिक कि जब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो छोटी बड़ी, तो दो संख्याओं के लिए आपके लिए ट्रिक है कि बीच की संख्या निकालने के लिए गुणनफल प्लस 1 अंडर रूट आप बना के, फार्मूला ट्रिक है बीच की संख्या गुणनफल प्लस 1। तो गुणनफल आपका दे दिया है 3968। अब इसमें आप क्या कर लें, प्लस 1 जोड़ लेंगे। जब प्लस 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3968 1 69 हो जाएगा। तो अंडर रूट में है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, हम इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे ऐसे, तो ऐसे भाग से निकाल लें। 39 69 में आप पेयर बना लें। पहले वाले के लिए 6 से 6 छवक 36, यहाँ 39 में से 36 गया 3 आया, 6 से भाग दिए, 6 से जोड़ लें तो 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ जोड़ा उतार लें 69। अब यहाँ 3 कर दें, 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ भी 3 लिख लें। 3 3 का 9 और 3 बराइयम 36 आया, कट गया। तो यहाँ आया 63। आपका जो अंडर रूट का मान निकला वो कितना आया, 63 आया। प्लस माइनस इसको कर सकते हैं। ये बीच की संख्या निकल गई। लेकिन अब हमें बड़ी संख्या निकालना है या छोटी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या के लिए आपको छोटी संख्या अगर निकालना है तो छोटी संख्या के लिए लिखा है गुणनफल प्लस 1। तो गुणनफल प्लस 1 का मान निकल गया आपका 63 प्लस माइनस 63। लेकिन हमें छोटी संख्या बताना है तो उसमें से क्या करेंगे, लिखा है प्राप्त संख्या -1। तो प्राप्त संख्या आपका मिला 63, क्या निकल गया था 63। इसमें से आप -1 कर लें, तो जब -1 कर लेंगे तो 63 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 62। तो यही 62 आपकी छोटी संख्या निकल गई। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया था तो उसमें उसका मान निकल गया, उसमें हम 1 जोड़े तो मान आया 63। लेकिन छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम जो संख्या प्राप्त हुई उसमें से हम 1 घटा लें तो आपका निकल गया 62। 62 हो गया आपका छोटी संख्या, यहाँ से लिख सकते हैं छोटी संख्या। अब अगर बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या के लिए क्या लिखा है कि प्राप्त संख्या प्लस 1। प्राप्त संख्या हमें मिल गया था 63, देखें यहाँ तो 63 मिल गया प्राप्त संख्या। उसमें प्लस 1 कर लें, 1 जोड़ लें, तो 63 में जब 1 जोड़ लेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इससे आप 3 संख्या प्राप्त कर लिए। दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल दिया था, उससे आप छोटी संख्या, बीच की संख्या, बड़ी संख्या आप इस ट्रिक की मदद से आप निकाल लिए। अब यहाँ अगला सवाल है,
दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, सम हो या विषम हो, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इसी ट्रिक से दो क्रमागत विषम संख्या जो बताया गया है ट्रिक था आपका अंडर रूट गुणनफल प्लस 1। अब आपका अंडर रूट में हो जाएगा 783, अब प्लस 1 कर लें तो हो जाएगा अंडर रूट 784। इसका आप निकाल लें, अंडर रूट वर्गमूल निकाल लें, तो 784 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3 आएगा, दो दो जोड़ लें तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर 84 निकाल लें। अब लास्ट में इकाई अंक 4 है तो 8 अगर कर दें, 8 यहाँ लिख लें, 8 यहाँ लिख लें। अब गुणा कर लें, 8 अठाएँ 64 की 4 हासिल है 6, 8 चौक 32, 6 38 आ जाएगा। तो 300 आपका जो आया 28 प्लस माइनस 28 यानी 28 प्राप्त हो गया। अब हमें छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या के लिए बताया गया था प्राप्त संख्या -1। क्या करेंगे हम, छोटी संख्या बराबर प्राप्त संख्या -1। तो प्राप्त संख्या आपका 28 आया, उसमें क्या कर लें -1 कर लें, तो 28 में से गया 27, 27 से ही वो छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो प्राप्त संख्या +1 कर देंगे तो 28 + 1 29 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या भी इससे आप निकाल सकते हैं। हम बीच की संख्या, ये जो संख्या प्राप्त हुई 28, ये बीच की संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें से एक घटा लेंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और इसी में एक जोड़ लें तो आपकी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब एक तरीका दूसरा भी है इसको हल करने के लिए, आप इसको और भी विस्तार से यहाँ हल कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक से आप नहीं हल करना चाहते हैं तो दूसरी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे दो क्रमागत संख्याओं विषम संख्या, अगर हम पहली क्रमागत विषम संख्या x ले लें, दूसरा हम ले लें x⁻2 ले लें, दूसरा में विषम दोनों में काम आ जाएगा। इनका गुणनफल है तो गुणनफल में हम गुणा कर दें यहाँ पर, और इसका दे दिया है गुणनफल दे दिया 783। अगर हम x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² हो जाएगा, और ये 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 783। इसको हम ऐसे कर लें x² + 2x। अब 783 को इधर लाएंगे तो -783 इधर हो जाएगा 0। अब इसको क्या कर लें, द्विघात समीकरण से हल कर लें इसको, यहाँ x कॉमन ले लेंगे। अब इसको हम तोड़ लें, 783 को जब तोड़ेंगे, इसका कंडीशन लंबा है थोड़ा। अब इसको करें तो 27 और 29, अगर हम 27 और 29 से गुणा कर लें तो 783 हो जाएगा। 27 और 29, 27 और 29 से अगर हम गुणा कर लें तो 783 हो जाएगा। तो अगर हम 27 में से, रुक जाए यहाँ 2x है, अगर हम 29 में से 27 निकाल दें तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2x ही प्राप्त करना है, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लें आप x² धन 29x माइनस 27x। 29x में 27x निकल जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 29 में 27 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 783 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों पेयर बना लीजिए, इसको कॉमन ले लें। x यहाँ से आपका हो जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा x + 29, x निकल गया। यहाँ -27 कॉमन ले लें, बचा x, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 29 बार में बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देख लें, हटा दीजिए, यहाँ 29 है, x + 29 x + 29 उभयनिष्ठ कॉमन है, इसको लिख सकते हैं x + 29, और दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा x - 27। अब एक संख्या हो गई x + 29 और x - 27 हो गया। तो इसको क्या करें, प्लस वाले को छोड़ दें और माइनस वाले को ले लें। अगर माइनस वाले को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस वाले को लेके चलेंगे तो आपका हो जाएगा x - 27 बराबर 0, क्योंकि इधर 0 भी है यहाँ, तो हो जाएगा x माइनस उधर जाएगा, इधर जाएगा 27, तो आया x बराबर 27। तो वह संख्या क्या हो जाएगी जो आप निकाल रहे थे, x बराबर 27 आया, और यहाँ भी छोटी संख्या क्या थी, 27 ही थी। उसके बाद अगला सवाल है, 3 क्रमिक अंकों का योगफल 15 है। 3 क्रमिक यानी 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है।
तो बीच की संख्या। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रमागत संख्याओं का योगफल बटे अंकों की संख्या। अभी बताया गया था क्रमिक संख्याओं का योगफल बटे। अब यहाँ से आप बीच की संख्या अगर निकालना है, बीच की संख्या, तो लिख लें फार्मूला है क्रमिक संख्याओं का योग बटे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। और क्रमिक संख्याओं का योगफल दे दिया है 15, आप 15 लिख लें। अंकों की संख्या कितनी है? 3 है, 3 क्रमिक, 3 कह रहा ना, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग दिए 15 में, 3 5 15, ये बीच की संख्या आ गई। अब कह रहा है बीच की अंक का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब लिख सकते हैं बीच की अंक का वर्ग। अब बीच की अंक क्या है? 5 है, इसका वर्ग कर दिए तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तो इस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो इस ट्रिक में 2 संख्याएं हो जाएंगी, तो आप भाग नहीं देंगे, 2 संख्याएं प्राप्त होंगी। लेकिन आप विषम संख्याओं के लिए जब ट्रिक लागू करेंगे तो इस ट्रिक पे आपकी बीच की संख्या विषम संख्याओं के लिए अच्छा से आ जाएगा, क्योंकि 4 संख्याएं सम के लिए आप हल करेंगे तो इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं आएगा। तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। यदि 4 क्रमागत सम संख्या, तो पहली संख्या आप x मान लें, आप दूसरी संख्या क्रमागत x धन 2 मान लें, क्रमागत में x में आप जोड़ते रहेंगे। तीसरी क्रमागत संख्या x धन 4 मान लें, क्योंकि आपको सम संख्या लिखना है तो इसलिए सम 2 4 6। फिर चौथा है x धन 6, यानी 4 क्रमागत संख्या ले ली, पहला x, 2 x धन 2, x धन 4, x धन 6, 4 संख्याओं का योगफल कितना है? 68 है। अगर हम इसको जोड़ें 1x 2x 3x 4x तो हो जाएगा 4x टोटल। आप इसको जोड़ें तो 2 4 6 और 6 6 12 हो जाएगा, बराबर 68 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लें, 4x बराबर कर दें 68 है, ये जो धन 12 है इधर माइनस कर दें, -12 हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 68 में 12 घटा दें, 8 में से 2 गया 6, 6 और 6 में से गया 4 हो 5 हो जाएगा 56। तो 4 से भाग देंगे 56 में, 14 बार जाएगा, 14 चौके 56, x बराबर आया 14। ये x का मान आपका निकल गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या बताइए। जब पहली संख्या आपको पता x का मान निकल गया, x आपकी पहली संख्या थी तो x आपका पहला हो जाएगा 14। अब इसमें दूसरा संख्या था x धन 2, तो 14 में 2 जोड़ेंगे, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 14 2 16 हो जाएगा, दूसरी संख्या निकल गई। तीसरी संख्या आपकी x धन 4 है, तो x का मान आया था 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 4 आपका 18 हो जाएगा। फिर अगला है x धन 6, तो x का मान आया 14, 14 में 6 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 20। तो पहला 14 हो जाएगा, दूसरा 16, 18 20, ये 4 संख्या हैं, इनको हम जोड़ लें तो 68 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा था तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या है आपका 18। तो 4 क्रमगत संख्याओं का योगफल 18 है, तो तीसरी संख्या 68 है, तो तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 18। ये आपका आंसर हो गया। एक सवाल और रह गया है, 25 से 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, यानी सभी अभाज्य संख्या बताइए जो 25 और 40 के बीच हो। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे। तो 25 के बाद अगर हम लिखें, 25 के बाद होना चाहिए 40 के पहले, तो 25 के बाद 26 आता है, 26 आपका क्या है? भाज्य है। तो 27 देखें, 27 भी भाज्य है, क्योंकि 27 9 से कट जाएगा। 28 को देखें तो 28 भी भाज्य है, 14 कट जाएगा, 29 क्या है? आपका अभाज्य है, 29 हो जाएगा। 30 कट जाएगा आपका 31 हो जाएगा। 32 देखें, 32 भी कट जाएगा, 16 दूनी 32, 33 11 3 33, 34 भी कट जाएगा, 17 दूनी 34, 35 कट जाएगा, 5 7 35, 36 भी कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा, 38 कट जाएगा, 19 दूनी 38, 39 पर कट जाएगा, 13 3 39। अब 40 के बीच ही यही हैं। तो यही 3 संख्याएं 29 31 37 से 25 और 40 के बीच की सभी अवैध संख्याएं हैं। लेकिन इनका योगफल हमें निकालना है और लेस है। तो योगफल के लिए क्या कर लें हम? योग के लिए आप इनको जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? 29 प्लस 31 प्लस 37, इनको आप जोड़ लें। जोड़ेंगे 7 1 8 9 17 हो जाएगा।
हासिल है 1, 3 3 6 2 8 1 9 97। इसका योगफल कितना हो जाएगा? 97। अब इसका लय से निकालना है तो इन्हीं संख्याओं को क्या कर लें, गुणा कर दें तो लय से प्राप्त हो जाएगा। लय से निकालने के लिए आप 29 और गुणे 31 गुणे 37, ये अलग अलग संख्या हैं, जो गुणा करने प्राप्त संख्या हो जाएंगी वही आपकी लय से हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इस संख्याओं को हल कर सकते हैं। कुछ होमवर्क दिया जा रहा है आप सभी के लिए। आप जिस तरह इसको समझे हैं, पढ़े हैं, उस तरह से आप इसको लगाएंगे। जो भी कठिनाई दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे पहला है, दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या में लिखना है। दूसरा है 15 से 25 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखना है। 50 से 70 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखिए। 80 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5 से 15 के बीच सभी भाज्य संख्याएं लिखकर वर्ग ज्ञात कीजिए। परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण एवं वास्तविक संख्याओं की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। एक स्मरणीय बिंदु भी इसमें है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती हैं, यानी जितने भी पूर्णांक हैं सभी परिमेय संख्या हो सकती है, पर सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप जिस तरह से समझे हैं आप इसको रिवीजन करें, दोहराएं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।